हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबसे हर बार प्रॉमिस होता है कि एक हफ्ते के अंदर एक वीडियो आपको ग्रामीण परिवेश की मिलती है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी हम लोगों को नहीं है। मैं सोच रहा हूँ 15 वीडियो के आसपास, 2-4 ऊपर नीचे वीडियो में इसको कंप्लीट भी करा दूं। तो उस कड़ी में मैंने 2 वीडियो आपको ऑलरेडी दे दी है। पहली भूमि पैमाइश की थी और दूसरी वीडियो आपको दी थी कौन सी, कृषि के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ये कहो कि जी बहुत बच्चों के कमेंट आते रहते हैं, सर बहुत लेट वीडियो देते हो आप, या एक दिन छोड़कर एक दिन दे लो, तो देखिए जब मैं 15-20 के बीच में वीडियो को खत्म करना चाह रहा हूं सारे इस कोर्स को, तो आप सोचिए 15 सप्ताह कितना होता है। एक महीने में 4 या 5 सप्ताह होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने में काम खत्म हो जाएगा। अब 3.5 महीने तो कितना, अभी तो कुछ नहीं है फॉर्म वॉर्म भी, तो आपका बहुत कंफर्टेबली हो रहा है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृषि या जो मैंने भूमि पैमाइश कराई है, वो दोनों बड़े टॉपिक हैं, तो उनको आप तब तक रट डालिए बिल्कुल। ठीक है, तब तीसरे टॉपिक पे आइएगा। तो आज ये तीसरा टॉपिक है ग्रामीण परिवेश का। देखिए, कहने को तो ये सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए था ग्रामीण समाज और विकास। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं ना विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ये तो सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए था ग्रामीण परिवेश में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये है तीसरा टॉपिक। तीसरा हमने इसको क्यों लिया मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो पहला भूमि पैमाइश इसलिए लेना पड़ा, अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ा देता तो बहुत लोगों को ऐसे लगता कि ये तो काफी बोरिंग है। हालांकि ये बोरिंग नहीं है, पर जो पहली बार पढ़ते तो उनको लगता है ये तो बहुत बोरिंग है, बहुत थ्योरेटिकली है। तो मैंने इसलिए पहले भूमि पैमाइश पढ़ाया कि इसमें मैथमेटिकल भी कुछ चीजें हैं, आप देखिए। फिर मैंने दूसरे नंबर पे कृषि इसलिए पढ़ाया कि भाई आप देखिए, आपके बीच से निकल के आते हैं सवाल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, भूरी क्रांति, काली क्रांति, सारी क्रांतियां, तो वो सब हमने पढ़ा हुआ है। तो उन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं, जिसको लोग बोरिंग बोलते हैं, इसमें मैं आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़िएगा। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। कहां दे दूंगा? टेलीग्राम पर एक लिंक आएगा, लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे सीधी पीडीएफ खुलेगी। लिंक में कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, सिर्फ पीडीएफ होगी इसी राइटिंग में। जैसा बोर्ड पर देख रहे हो, जिन जिन पेन का यूज देख रहे हो, बिल्कुल ही बोर्ड के ही फोटो होंगे, ऐसे समझ लीजिए। हालांकि वो फोटो नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड ही जनरेट कर देता है वो पीडीएफ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ग्रामीण समाज एवं विकास, ग्राम क्या है? सबसे पहले देखिए, जब ग्रामीण समाज हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता हो कि ग्राम क्या है, गांव क्या है। ठीक है, अब आप लोग जो शहरी के बोलते हैं आजकल अपने आप को, तो उनसे पूछ कर देखना, या अपने पूर्वजों से वही लोग पूछ कर देखना कि कहीं ना कहीं उनका भी किसी ना किसी गांव से रिश्ता रहा होगा। क्योंकि हर आदमी ग्रामीण ही है। वो हो सकता है अब 2-4 साल से बन गया हो शहरी, या पिछले 50-100 साल से शहरी बन गया हो, पहले सबका मूल गांव ही है। इसलिए गांव को जानना तो सबको ही चाहिए, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। और यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रामीण समाज और विकास को तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण समाज क्या है और उसके विकास की क्या क्या जरूरत है विकास करने के लिए। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, ग्राम या गांव, देखिए सब लोग जानते हैं गांव क्या है। मैं भी गांव में रहकर ये वीडियो बना रहा हूं, आप भी किसी गांव में बैठकर पढ़ रहे होंगे, लेकिन गांव को हम एक परिभाषित कर पाए। अगर कोई आपसे पूछने लगे गांव क्या है, गांव की परिभाषा बताना, तो आप क्या दे पाओगे? तो उसकी एक निश्चित परिभाषा देखिए, आप समझ पाओगे या नहीं, कनेक्ट कर लेना अपनी परिभाषा से। एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब एक छोटा निश्चित स्थान निश्चित कर दो। भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि वो जमीन पर उसका कुछ हिस्सा हो, वो होता है भौगोलिक क्षेत्र। जैसे भारत का भौगोलिक मैप, ठीक है, वही जो जमीनी स्तर का मैप है। ठीक है, वही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के निवास क्षेत्र को, अब देखिए खुद कोई भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कर दिया जाता है गांव के लिए, भाई ये इस गांव का एरिया है,
ठीक है। अब उस एरिया में जो भी निवासी रहते हैं उस पूरे क्षेत्र को, उन निवासियों के क्षेत्र को ही तो गांव कहते हैं। बात समझ में आ गई कि धरती पर देखिए एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के निवास स्थान को हम गांव कहते हैं, या निवास क्षेत्र को हम गांव कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए, अब आपको इससे परिभाषा भी पूछ सकता है, गांव की परिभाषा ऐसे ही दे देगा ऑप्शन मिला जुला के, तो आप बना लेंगे अब परिभाषा। तथा एक और बात पढ़िए, लोगों को, इसके लोगों को क्या बोलते हैं, जो गांव में लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रामीण। आगे आगे मत पढ़िए आप, अगर आगे आगे पढ़ना है तो आप किताब में से पढ़ लेना, यहां मत देखो, ठीक है। तो कम से कम जो मैं बोल रहा हूं उतना ही पढ़ो, और आप देखना कि आपको याद, ये वीडियो खत्म होने से पहले याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। चलो, अब मैं व्यवसाय की बात करता हूं। जब गांव है तो गांव के लोगों पे कोई पूछेगा पैसा कैसे आता है, उनको कमाते कैसे हैं, उनका काम क्या है, तो काम भी पता होना जरूरी है गांव का। वो क्या है, ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। मुख्य बोला है, ये नहीं कि सारे ग्रामीण ही कृषि करते हैं, मुख्य व्यवसाय सबका कृषि होता है। पशुपालन होता है, कीट पालन होता है, बागवानी होता है। अब कोई कहेगा जी कोई तो कृषि करता है, कोई मजदूरी भी करता है। अब वो जो मजदूरी करता है, आप सोच लो वो कृषि से जुड़े क्षेत्र ही होते होंगे। मान लो किसी के खेत में पानी बला रहा है तो वो मजदूरी हो गई उसकी, आपने उसको मजदूरी दी, लेकिन कृषि थी तभी तो उसको काम मिला। आपके खेत को काट रहा है, गेहूं के खेत को, वो मजदूरी कर रहा है लेकिन कृषि थी तभी तो उसको काम मिला। कुल मिलाकर वो भी एक प्रकार से कृषि के जुड़े कामों को ही करते हैं, ठीक है। तो गांव में मुख्य काम सबका कृषि, पशुपालन, जिसपे कृषि भी है और पशु भी पाल लेते हैं, भैंस कट्टा और अपने दुनिया भर की गाय, है ना, उस तरीके से। कीट पालन भी एक इसमें ही आता है, बागवानी जो हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, साग सब्जी पेड़ पौधे बोल दिए, वही। तो क्षेत्र से जुड़े काम ही ये लोग करते हैं और इनको हम प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े काम बोलते हैं। जो भी कच्चा माल लिया जाता है वो सारा प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जमीन से आप कुछ भी निकाल रहे हो, कच्चा तेल, वो भी एक प्राथमिक क्षेत्र ही है, ठीक है। कोई भी धातु निकलती जमीन से तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र। जो भी चीज हमें प्रकृति दे रही है सारा प्राथमिक क्षेत्र है। फिर द्वितीय क्षेत्र क्या है आगे बताऊंगा, शहरी लोगों का वो काम है द्वितीय क्षेत्र, जो हम उनको चीजें देते हैं, कच्चा माल देते हैं, उससे वो कुछ ना कुछ पका के बनाते रहते हैं, वो इंडस्ट्री कहलाते हैं, उद्योग कहलाते हैं, वो शहरी क्षेत्र में होता है। इसलिए हमारे मजदूर भी कई बार वहां काम करते हैं, क्योंकि खेती में तो उनको जगह ही नहीं मिलती। किसान कहता है मैं तो अपना काम खुद कर लूंगा, मेरे पास आपके लिए काम नहीं है, वो बेचारा मजबूरी में फिर शहर जाता है। जैसा आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन में सब वापस आ रहे हैं, अगर खेती में ही काम होता तो वो बेचारे क्यों जाते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ग्राम और व्यवसाय को बहुत अच्छे से समझ लिया है। नोट देखिए क्या है, ग्राम शब्द का सबसे पहला उल्लेख वैदिक काल में ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का उल्लेख किस काल में मिलता है, वैदिक काल में, और किस में मिलता है, किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिला है इसका पहला उल्लेख। वहां भी गांव थे, सोचिए ऋग्वेद कितनी पुरानी चीज है, उस टाइम पे भी गांव थे, सोच सकते हो अब आप। तो जहां ग्राम शब्द का जिक्र 13 बार हुआ है, इस एक ऋग्वेद में 13 बार ग्राम शब्द का जिक्र हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब हम गांव की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो ग्राम होता था, एक विष होता था, एक जन होता था, ठीक है, ग्राम विष जन। इसमें अगर ऋग्वेद में बहुत सारी बात करूं तो दोस्तों ग्राम में भी क्या होता था, कुल होते हैं, कुल। जैसे हम कहते हैं ये हमारे कुल का आदमी नहीं है, कुल मतलब एक परिवार सा हो गया, तो वहां सबसे छोटी इकाई कुल होती थी गांव की। ऋग्वेद में सबसे छोटी किसी भी, मतलब कोई भी एक आप कहिए प्रशासनिक इकाई कुल थी, परिवार था, ठीक है। तो अब हम कहते हैं बहुत सारे कुलों को मिला करके, बहुत सारे कुलों को मिला करके हम ग्राम कहते थे, और कुल का जो प्रधान होता था उसे कुल बोलते थे, ठीक है, कुलिप बोलते थे।
और ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामणी बोलते थे, ग्रामणी। ठीक है, ये सब ऋग्वेद की बातें हैं। और बहुत सारे गांवों को मिलाकर विश्व बनता था, और विश्व बहुत सारे विश्वों को मिलाकर जन बनता था, जिसको बाद में जनपद का नाम भी दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से विश्व आप एक ब्लॉक मान सकते हो। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये सब का जिक्र था। आज के टाइम पे वो ब्लॉक है, उस टाइम पे वो विश्व था। आज के टाइम पे यहाँ जनपद है, वहां वो जन था। तो क्लियर हो गया सब कुछ। ऋग्वेद के बारे में भी हमने पढ़ लिया, गांव की हिस्ट्री देख ली, कहां से गांव शब्द आया है। लेकिन गांवों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको देखने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कि कैसे वो तथ्य होते हैं, देखिए सबसे पहले पढ़िए, भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉर्मल जीके के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेहमर गांव, गेहमर बड़ा, गहरा, तो गहरे से जोड़ लो, बड़ा गेहमर। ठीक है, गेहमर, और कहां पड़ता है, गैसे गेहमर, और गैसे गाजीपुर जिला पड़ता है यूपी के अंदर, और गेहमर गांव पड़ता है गाजीपुर में। कोई गाजीपुर का भाई वीडियो देख रहा हो तो बता देना कि गेहमर गांव को आप जानते हो या नहीं जानते। चलो अब जान लेना, 25,994 जनसंख्या इस गांव की। सोचिए कितने ढेर लोग रहते हैं, बहुत बड़ा गांव होगा। 25,994 लोग जहां रहते हैं। चलिए ठीक है, और इसको हम फौजियों का गांव भी बोलते हैं। लेकिन जो खास गांव है उनके बारे में तो हमें कुछ खास बातें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब गांव से जुड़ा पूरा ग्रामीण परिवेश ही है तो ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकते, जरूर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस फैक्चुअल चीजों को नकारना नहीं है, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा पढ़ना भी नहीं है, इसलिए जो मेन बातें हैं सिर्फ वो लेके आया हूं आपके सामने। आगे दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, तो ये अकोदरा गांव है गुजरात का। इसमें डिजिटल के लिए ऐसा क्या हो गया कि ये डिजिटल गांव हुआ दोस्तों। इसमें कोई भी, देखिए हर आदमी का बैंक का खाता मिल जाएगा आपको, हर आदमी डिजिटली पेमेंट करता है, कैश नहीं रखते यहाँ के लोग, तभी तो इनको इतना बड़ा नाम मिला। पहला डिजिटल, पूर्ण रूप से डिजिटल गांव। ठीक है, तो यही है अकोदरा गुजरात में। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का सपना है तो सीधी सी बात है प्रधानमंत्री के राज्य में होगा जहां से वो आए हैं, गुजरात में। डिजिटल करने का ही तो सपना है। चलिए आगे बात करते हैं, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, एशिया का, भारत का ही नहीं, ये पूरे एशिया का है, भारत का तो होगा ही फिर। ठीक है, तो ये मवलेनांग। ठीक है, कहीं देखिए अंग्रेजी में नाम है, कोई इसको कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, पर आप इसको जो शुद्ध अंग्रेजी में जो लिखा था MY करके जो लिखा था, तो MWLYNONG ऐसे इसकी स्पेलिंग बनती है। तो मवलेनांग इसका बनता है, और इसको हम बोलते हैं मेघालय में ये गांव है। उनकी लैंग्वेज में है ये, मेघालय की जो लैंग्वेज है अपनी क्षेत्रीय उसमें है ये, इसलिए आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत की 68.84% जनसंख्या गांव में निवेश करती है। कितनी बड़ी बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2021 की जनगणना तो अभी हुई नहीं है, और अब उम्मीद भी नहीं है, एक आध साल तो डिले होगी जरूर, नहीं तो अब तक जनगणना शुरू हो गई होती, पर हो नहीं सकती क्योंकि उसमें घर घर जाना पड़ता है, और घर घर जाने की मनाही है, आपको पता है लॉक चल रहा है इंडिया। चलिए, तो 68.84% जनसंख्या ग्रामीण है पूरे भारत में। सोचिए, तो भारत तो गांव में ही निवेश करता है पूरा। ठीक है, निवास करता है, सॉरी निवेश नहीं। 83.3 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, 121 करोड़ जनसंख्या थी उसके हिसाब से ये 83.3 करोड़ लोग रहते हैं भारत के गांव के अंदर। तो फिर तो ऊपर थोड़े से ही बचे, तो वो शहरों को दे देंगे हम। तो भारत में गांवों की संख्या कितनी है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6,49,481। कहां से लिया, क्या 2011 की जनगणना में ये भी था? हो या ना हो हमें क्या मतलब, लेकिन विकिपीडिया पे सर्च करोगे आज की डेट में भारत में इतने गांव दिखाता है, 6,49,481। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लूं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी।
अब यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम गांव में ही निवेश करते हैं और यूपी लेखपाल बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ही राज्य सबसे ज्यादा निवेश, सबसे ज्यादा हमारे राज्य में ही ग्रामीण जनसंख्या है। और कितनी है? और यूपी की जनसंख्या में से सोच लीजिए 15.53 करोड़ जनसंख्या, 17-18 करोड़ की जनसंख्या थी और उनमें से इतने लोग गांव में ही निवेश करते हैं, 77.3% यूपी के। सोच लीजिए आप कितनी बड़ी बात है। देश का ग्रामीण जनसंख्या का, पूरे देश की ग्रामीण जो जनसंख्या है, देखो पूरे देश की ये रही, अगर इसको मैं 100% मानूं तो इसका 18% ये ही आएगा, आप चेक कर लेना, इसका 18%। तो हम कहेंगे पूरे देश की ग्रामीण जनसंख्या का 18.6% लोग यहां पर निवेश करते हैं यूपी के अंदर। चलिए ठीक है, दूसरा स्थान जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है बिहार का है। यूपी में कितने गांव हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 97,941 आज की डेट में गांव है। पूरे भारत में 6,49,000 थे और लगभग 1 लाख तो यूपी में ही है। सोचो यूपी जैसे तो 6-6.5 राज्य ही बन रहे हैं भारत में, ठीक है। चलिए गांवों के हिसाब से देखें तो आगे बात कर दें, जब सबसे ज्यादा गांव की जनसंख्या वाला राज्य पड़ा है यूपी, तो सबसे कम वाला भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम गांव की जनसंख्या कहां रहती है? सिक्किम के अंदर। और कितनी लोग हैं? मात्र 4.5 लाख लोग, जबकि हमारे यहाँ 15.5 करोड़ हैं यूपी के अंदर, ठीक है। तो 4.5 लाख लोग सिक्किम में रहते मात्र, इसलिए सबसे कम जनसंख्या यही निवेश करती है गांव की। आपके और सबसे ज्यादा शहरी राज्य तो गोवा है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो गोवा की जनसंख्या यहाँ के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो वहां ग्रामीण जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो वहां जनसंख्या ही ज्यादा है, लेकिन कम लोगों की संख्या करोगे तो सिक्किम में मिलेगी, ठीक है, तो गोवा में नहीं। चलिए आगे बात कर सकते हैं। गोवा में हो सकता है परसेंटेज में सबसे कम हो, लेकिन संख्या में सिक्किम में सबसे कम है। आगे बात करता हूं ग्रामीण समाज। अब देखिए ग्रामीण समाज क्या चीज है, अब आपको पता होना चाहिए। हम सब लोगों को ग्रामीण समाज में हम लोग रह रहे हैं, जो गांव में रह रहा है वो सीधी सी बात है ग्रामीण समाज में रह रहा है। तो अब मैं बात कर लूं ग्रामीण समाज की, तो दोस्तों मुझे पहले बात करनी पड़ेगी समाज की, कि समाज क्या है। ग्रामीण समाज पे बाद में आ जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है गांव में जो रहता है समाज वो ग्रामीण समाज है। तो समाज क्या है फिर? तो समाज को समझ लीजिए। समाज क्या होता है? समाज तो परिवारों से मिलकर के बना हुई चीज होती होगी। तो अभी बता देता हूं, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, परिवार भी छोड़ो, 2 या 2 से अधिक, 2 व्यक्ति भी समाज बना सकते हैं, या 2 से अधिक व्यक्ति के अलग अलग आधारों पर रहन सहन संबंधी रचनाओं को समाज कहते हैं। मतलब देखिए, जैसे समाज क्या है? हमारे गांव में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग, मतलब कोई पंडित है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई यादव है, तो ये सारे समाज के लोग हो गए हैं। तो इस सबको मिलाकर ही एक समाज बनता है। 2 भिन्न भिन्न या 2 से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग आधारों पर रहन सहन भी अलग अलग हो सकता है उनका। कुछ नीची जातियां होती हैं जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि सब जातियां बराबर हैं, पर आप सोच सकते हो उस हिसाब से, जैसे गांव में चली आ रही हैं परंपराएं, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो उनके रहन सहन में अलग अलग हो सकते हैं। तो उन सबकी संरचनाओं को मिलाकर जो बनता है एक समाज होता है, ठीक है। सभी लोगों को सिंपल भाषा में याद कर सकते हो कि भाई सभी लोगों को मिलाकर, गांव के जो सभी लोग हैं उन सबको मिलाकर एक समाज बनता है, ठीक है। सभी लोगों को, उनके रहन सहन, उनका खान पान चाहे अलग हो, फिर भी वो एक समाज के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण समाज वह समाज है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, तो गांव की परिभाषा हो गई, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। तो मतलब जो गांव में निवास करता है जो समाज, वो ग्रामीण समाज है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मतलब भाई ये समाज के लोग हैं, ये यादव है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये पंडित है, तो ये सारे लोग एक ही
भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने लगे, उसी को हम गांव कहने लगते हैं, उसी को हम ग्रामीण कहने लगते हैं, और समाज तो वो है ही, इसलिए इसको हम ग्रामीण समाज बोल देंगे। चलिए, परिभाषा क्लियर और बात भी समझ में आ गई होगी और अब रटना भी नहीं पड़ेगा। तथा जो सामान्य ढंग से जीते हुए, और भी बात समझ लो इसमें, ग्रामीण समाज में ये लोग सामान्य ढंग से जीते हैं, कोई ऐसे बनावटी जीवन नहीं, शहरों की तरह जींस ही पहननी है मुझे, हालांकि आजकल गांव में सब कुछ होता है, ठीक है। जीते हुए प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों में लिप्त रहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, पशुपालन, अपनी गाय भैंसों को पालते हैं, अपनी खेती में ध्यान देते हैं। आजकल तो नौकरी भी चाहिए इनको, ठीक है, और ये परिभाषा बनाई गई है। बात क्लियर हो गई। नोट क्या है, ग्रामीण समाज को कृषक समाज भी कहते हैं। ग्रामीण समाज को हम कृषक समाज भी कहते हैं, क्योंकि सारे सबका ऑलमोस्ट काम खेती का होता है। जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी वो फिर वापस खेती में ही आना है उसको, ठीक है। यही तो कहते हैं भाई, नौकरी नहीं लगेगी ना, 2 भैंस बांध दूंगा तेरे लिए, ठीक है। तो वही वाली बात है कि भाई और काम ही क्या है, यही है। ग्रामीण समाज के वास्तविक काम पे आना पड़ेगा फिर आपको, अगर नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए बोलते हैं मेहनत कर लो, लेखपाल ही बन जाओ कम से कम। चलो आगे बात करें। गांव परिवारों से मिलकर बना होता है। गांव परिवारों से मिलकर बना होता है, पता है आपको। चलिए, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। अब परिवार भी 2 तरह के हैं। कैसे परिवार, एक तो एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। संयुक्त कैसा होता है, चाचा ताऊ, दादा दादी सभी लोग एक साथ रहते हो। गांव में ज्यादातर यही परिवार मिलते हैं, जिसमें सब लोग ज्यादातर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। माँ बाप तो स्पेशली आपको मिल जाएंगे। शहरों में एकल परिवार, अपने आप से मतलब है, अपनी वाइफ से मतलब है और अपने बच्चों से, और बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, नौकरी लगा, वो भी बाप को छोड़ के भाग जाएगा, तो वो भी एक अपना परिवार बना लेगा अलग, ठीक है। उसको बाप से फिर कोई मतलब नहीं, तो वहां है एकल परिवार, ठीक है। वो भाई से तो दूर दूर कर कोई नाता नहीं। शहर में ये सब चलता है। चलो, तो आगे क्या बोलते हैं, और पता है शहरी में ये बनी है कहावत, छोटा परिवार सुखी परिवार। और वो एकल इसलिए करना जरूरी होता है, नहीं तो माँ बाप को छोड़ना तो बहुत ही कम लोग चाहते होंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, ठीक है। अब कोई बिल्कुल ही ऐसे ही निखट्टी पैदा हो गया तो वो बात अलग है। चलो, उसके हम नहीं कहते। नोट, गांवों के परिवार को मोहल्ला, हल्का, टोला में बटे हुए होते हैं। अब गांव के जो परिवार हैं, या गांव जो है, गांव के परिवार कहो या कुछ परिवारों से मिलके मोहल्ला बन जाता है जैसे, ठीक है, मोहल्ला। और कहीं कहीं इस चीज को हल्का, कहीं कहीं इस चीज को टोला कहते हैं, ठीक है, कि नंबरदारों का टोला आ रहा है तो मोहल्ला, उस टाइप का टोला कह सकते हैं, ठीक है। मोहल्ला आप जानते होंगे गाँव में होता है, हमारे यहाँ तो मोहल्ला चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे परिवार मिलके ये एक मोहल्ले के हो गए। जब फटाव आ जाता है बहुत पुरानी पीढ़ियों से, वही परिवार होता है, ठीक है। दादा के परदादा, उनसे ये मोहल्ला बना, उनसे ये बना, उसके ये सब बेटे 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 बन के आराम तक आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनता है वही है मोहल्ला। चलिए, और बहुत सारे मोहल्ले मिलके बनाते हैं गांव, क्योंकि मोहल्ला ही तो होता है गांव में। मोहल्ले मिला दो, 3 मोहल्ले हमारे गांव में, तो 3 मोहल्ले को मिला के बन गया जी एक अस्तौली गांव। चलो आगे। अब गांव की विशेषता और विषमताएं। विशेषताएं और विषमताएं, कुछ भी कह लीजिए इनको, विशेषता कहो या विषमताएं कहो, मतलब भिन्नता या विषमता, अलग चीज गांव में सब चीज। देखिए, आपस में गांव गांव भी एक जैसे नहीं है। कोई गांव थोड़ा सा ज्यादा संपन्न है, किसी के पास ज्यादा नौकरी है सरकारी, किसी की खेती बहुत ज्यादा है, किसी गांव की जमीन कहते हैं रकबा बहुत ज्यादा है इस गांव का, तो वहां पे तो अलग अलग तरीके के। कोई गांव तो ऐसा है कि वहां पे 200 वोट नहीं है, और कोई गांव ऐसा है किसी में 5-5 हजार वोट है। अभी आपको एक गांव गिनवाया था जो पूरे भारत का सबसे बड़ा, 25,000 वोट है उसमें। सोचो, 25,000 जनसंख्या, सॉरी वोट तो नहीं कहूंगा, ठीक है, वो भारत का ही बड़ा गांव हो गया सबसे, ठीक है। तो घेमर गांव, याद रहेगा ना, घेमर गांव है वो। तो गांव की विशेषता, अब देखिए, आकारीय विशेषता, मतलब आकार में भी गांव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये एक विशेषता हो गई गांव की, ठीक है। विषमता कहो या विशेषता कहो। और सांस्कृतिक विशेषता, इस सांस्कृतिक विशेषता क्या है
किसी गांव का पहनावा आपको कुछ मिलेगा, किसी गांव का पहनावा आपको कुछ मिलेगा। वैसे ज्यादातर क्षेत्र के गांवों का एक जैसा पहनावा मिलता है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमसे इधर थोड़े से चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे यार उस गांव में तो ज्यादातर लेडीज सूट सलवार पहनती हैं, उस गांव में आदमी धोती कुर्ता पहनते हैं, हमारे गांव में तो बुढ़े कुर्ता पजामे पहनते हैं। तो वो थोड़ा सा सांस्कृतिक भी ढांचा फर्क आ जाएगा। किसी गांव में वो त्योहार मनता है, किसी में यहाँ ज्यादा अच्छा ये वाला मनता है, तो थोड़ा सा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी फर्क आ जाता है गांव गांव साथ। आगे आर्थिक विशेषता, आर्थिक विशेषता तो मैंने बता दी, कहीं नौकरियां ज्यादा, कहीं खेती ज्यादा, कहीं खेती ज्यादा उपजाऊ, कहीं कम उपजाऊ, तो वो आर्थिक विषमता तो वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। गांव में विषमताएं भी होती है 3 तरह की, तीनों आप याद कर लेंगे उम्मीद कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, पूरा देश कैसे बना है, पूरा देश कैसे बना है। देखिए व्यक्ति होता है, सबसे छोटी इकाई है आदमी, सबसे छोटी इकाई तो है आदमी, बिल्कुल सबसे छोटी इकाई है आदमी को तो बस वोट के लिए यूज करती है सरकार, समझ लो वो ये है सबसे छोटी इकाई। अब व्यक्ति जब 2-4 व्यक्ति मिल जा, मान लो मैं मिल जाऊं, मेरे पिताजी मिल जाए, हमारे बच्चे मिल जाए, तो वो एक परिवार बन जाएंगे। ठीक है, और व्यक्तियों से मिलके बना परिवार, और परिवारों से मिलके बनता है मोहल्ला। अभी बताया था आपको, मोहल्ला हल्का या टोला बोलते हैं उसको, और बहुत सारे मोहल्ले मिल जाए तो एक गांव या समाज, एक ही बात है, समाज कहिए। जब बहुत सारे मोहल्ले आपने मिला दिए तो वो ही समाज है, तो आप उसको गांव कहो या समाज कह दो। तो कहते हैं ना यार समाज में ये बातें अच्छी नहीं लगती, समाज में मेरा हुक्का बंद हो जाएगा, मतलब गांव में हुक्का बंद हो जाएगा। अगर कैसे, क्योंकि मेरा बेटा किसी लड़की भगा लाया, गांव में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे यार मेरा समाज हुक्का पीना मौत कर देगा, तो वही हुक्का की बड़ी टेंशन है। लॉकडाउन चल रहा, दूर रहो थोड़े से। आगे ब्लॉक, बहुत सारे गांवों को मिला के ब्लॉक बनता है, पता होगा आपको ब्लॉक क्या होता है। एक ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव आते हैं, और ब्लॉक से मिलकर तहसील बनती है। ठीक है, एक तहसील में कई बार तो एक ही ब्लॉक होता है, एक तहसील में हो सकता है 2-3 ब्लॉक भी आते हों, ऐसा भी हो जाता है। तहसील से थोड़ा ऊपर चलोगे तो बहुत सारी तहसील मिलकर के एक जिला बनाती हैं, और जिले मिलकर के एक मंडल बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मेरठ मंडल में कई सारे जिले आ जाएंगे। ठीक है, हमारा जिला भी मेरठ मंडल में आता है, तो मंडल और बहुत सारे मंडल इकट्ठा होकर राज्य बना देंगे, और राज्य बड़ा होकर के मतलब राज्य मिलकर के देश बनाते हैं, और देश से भी आगे बढ़ो, हालांकि हमें देश से आगे नहीं बढ़ना, तो पूरा वर्ल्ड बन जाता है, विश्व बन जाता है। ठीक है, दुनिया बन जाती है। चलो, तो कुल मिलाकर ये संरचना भी आप याद रखेंगे कि किन किन को मिलाकर मोहल्ला बनता है, परिवारों को, व्यक्तियों को, ब्लॉकों को, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। या ब्लॉक से छोटी इकाई बताओ तो गांव है, या ब्लॉक से बड़ी इकाई बताओ तो तहसील है, इस तरीके से। या इनको एक आरोही क्रम में सेट करो, आरोही मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे। आगे बात क्या करते हैं, गांवों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, उसकी टेंशन आप मत लो, थोड़ी छोटी ही रखूंगा, अगली वीडियो जल्दी दे दूंगा। पर इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब बच्चे बोर हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको बहुत लंबा खींचने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है, चलिए, तो गांवों का सर्वमान्य वर्गीकरण हेरेड जेई पीक द्वारा किया गया था। याद रखना इस नाम को। देखिए, गांवों का वर्गीकरण बहुत सारे लोगों ने किया। अब वर्गीकरण क्या चीज है, गांवों को बांटना, कि गांवों को 2-3 भागों में बांट दो, पूरी दुनिया के गांवों या पूरे भारत के गांवों को, कि 2 भागों में कैसे बांटे भाई, 2 भागों में कैसे बांटे, बड़ी समस्या आ गई लोगों के सामने। तो इस आदमी ने बताया कि पूरे गांव को 3 भागों में बांटा जा सकता है, और किस तरीके से इसने पूरे भारत के गांव कवर हो जाने चाहिए उसमें, चाहे कोई कहीं का भी गांव है। तो इसने, सरकार ने इसका सुझाव सबसे अच्छा, सरकार जो मानती है इसके अनुसार मानती है। 3 प्रकार के गांव इन्होंने बताए। कैसे बताए, एक तो संक्रमणशील या अस्थायी गांव होते हैं। ये कैसे होते हैं अभी बताऊंगा। एक अर्धस्थायी गांव होते हैं, किसने बताइए, हेरेड जेई पीक ने। चलिए, एक होता है स्थायी गांव। तो 3 तरह के गांव इन्होंने बताए थे। अब ये कैसा गांव है, संक्रमणशील या अस्थायी, कम लिखा है मैंने, समझाऊंगा ज्यादा। देखिए, ये ऐसे होते हैं, भूमिहीन लोग होते हैं, मतलब इन पे जमीन ही नहीं होती, और जमीन होती भी है तो उसमें कुछ उगता नहीं है।
ऐसी जमीन होती है, बंजर पत्थर वाली, कुछ बोओगे तो अपना बीज भी खोओगे, तो उस हिसाब की जमीन होती है। तो फिर ये लोग बेचारे हमेशा घुमक्कड़ रहते हैं, कभी अपने स्थान पर टिकते नहीं, 2-4 दिन वहां कमाने खाने का जुगाड़ करा, 4-6 दिन वहां फिर अपने लद लिए। तो आप कहते थे ना, हमारे गांव में तो उनको बोलते थे पहले बहुबड़िया टाइप, ठीक है, तो वो लोग ये होते हैं, ठीक है। अभी भी आपने देखे होंगे कि भाई वो अपनी छोटी छोटी बुग्गियों प्रकृति से जुड़े हुए आदमी होते हैं, ठीक है, हमारे समाज का वो एक हिस्सा है, ठीक है। उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो देखिए संघर्ष करके आ रहे हैं, उनको बेचारा वो क्या है, मतलब उनके क्षेत्र में ही कुछ नहीं होता, तो वो ऐसी जगह पर से आए, जनजातीय टाइप होते हैं विशेषकर वो, ठीक है। तो अधिकतम वो जनजातियां ही हैं ऐसी जगह पे, ठीक है। चलिए, या तो जो उगाना नहीं जानते, या जहां बिल्कुल उगता ही नहीं है, जमीन इनके पास होती ही नहीं है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। न रहने के लिए आपके यहाँ आ जाएंगे, कहीं खाली पड़ी है वहीं पे अपना डेरा डाल लेंगे, 4-5 दिन आपके घर काम करेंगे, कैसा कि भाई आप खेती का काम आप ले आओ, फावड़ा बनवा लो, तया बनवा लो, ठीक है, उस टाइप का काम करना जानते, और अपना थोड़ा बहुत पैसा कमा के और चले जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं और अपना थोड़ा बहुत कमाने खाने लायक कर लेते हैं। अर्ध स्थायी गांव, ये कैसे लोग होते हैं, इनमें क्या है, कम उपजाऊ जमीन, इनकी अर्ध स्थायी क्या है, स्थायी रूप तो इनका भी नहीं है, इनकी जमीन कम उपजाऊ होती है। मान लीजिएगा इनके गांव को चाहिए तो 500 कुंटल नाज साल का, और इनके वहां जो नाज होता है ना, वो मान के चलिए 300 कुंटल ही हुआ। अब 300 कुंटल के बाद तो इनको अपना खाने का जुगाड़ कहीं ना कहीं करना ही है, मतलब इतने लोग हो गए, ये वहां की जमीन कम पड़ गई, उपजाऊ तो है, कम उपजाऊ है, इतना नहीं होता वहां, तो फिर इनको कहीं ना कहीं अपना डेरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर ये वापस वहीं आ जाते हैं कि भाई चलो 300 तो उगा लो, फिर नहीं होगा फिर कहीं और चल देंगे। तो इस तरीके से एक लोग करते हैं, एक स्थायी निवास नहीं होता, कभी यहां मिलेंगे तो कभी वहां मिलेंगे, पर कभी ये लोग क्या है, ये तो कहीं नहीं मिलेंगे, यहां मिले अब पता नहीं यहां कभी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये जो यहां गए तो एक तो यहां है ही, फिर एक कहीं और, फिर यहां, फिर कहीं और, इस तरीके से इनका चलता रहता है। ये अर्धस्थायी गांव बताए इन्होंने। और एक होता है स्थायी गांव, जैसे हमारे गांव है, हमारा एक स्थायी घर है, ठीक है, तो स्थायी निवासी हैं यहाँ, उपजाऊ जहाँ की जमीन होती है, उपजाऊ जमीन के मालिक होते हैं आप लोग, स्थायी निवासी आप लोग होते हैं, आपको कहीं घूमना नहीं पड़ता, और आत्मनिर्भर गांव होते हैं, मतलब अपना कमाने खाने के लायक ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्थायी गांव। तो 3 तरह के गांव अब आप समझ गए होंगे कौन कौन से इन्होंने बताए थे, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ रहे होंगे। नई चीज है आपके लिए जरूर, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, बस इतनी बात बहुत है मेरे लिए। कुछ फैक्ट्स थे वो आपको रटने पड़ेंगे, और कुछ बातें समझने की है, नाम में ही स्पष्ट है। तो जैसे संक्रमणशील, जो थोड़ा बहुत संक्रमित रहे, आगे पीछे चले जाए। एक था अर्धस्थायी, जो कभी यहाँ कभी वहां, फिर आ गए फिर चले गए, फिर आ गए फिर चले गए। एक पूर्ण स्थायी। तो 3 तरह के गांव माने थे। चलिए अब मैं करता हूं गांव व शहरों में विषमताएं। गांव और शहरों में विषमताएं भी होती हैं। विषमता मतलब क्या भिन्नता है दोनों में, गांव क्यों अलग है, शहर क्यों अलग है, ठीक है। शहर और गांव में फर्क है क्या कुछ, ठीक है। अगर फर्क होगा तभी तो गांवों के विकास के लिए शहर सोचेगी सरकार, नहीं तो क्यों सोचेगी, फिर तो कहेगी गांव ही अच्छे, क्यों विकास करें वहां, शहरों का विकास कर लो। तो अब पता लगेगी, और सरकार इन चीजों से, मान लो सरकार ने तुलना करी, अब सरकार ने पहले तुलना करी कि लोग रहते हैं गांव में या नहीं। अब सरकार ने देखा अरे शहर में तो बड़े थोड़े से लोग रहते हैं, असली जनसंख्या तो गांव में ही बसती है, तो भारत तो गांवों का ही देश है असली। तो चलिए अब सरकार को समझ में आ गया। अब सरकार सब चीजों पे ध्यान देगी कि जीवन शैली कैसी है, इनकी तो कृत्रिम और बनावटी है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा होता है तो कभी जूते भी कौन कौन सी कंपनी के पहनेंगे, कभी पता नहीं कौन कौन सी जींस पहनेंगे, तो अपने रूप को बदलते रहेंगे, कृत्रिम करे जाएंगे, बनावटी रूप धरे जाएंगे, कभी मेकअप में कभी ऐसा तो कभी वैसा। चलो ये सब चलता रहेगा, कृत्रिम ही तो हो गया, प्राकृतिक तो क्या मुंह धो लो जैसे हम गाँव में करते हैं, बहुत है, ठीक है। तो वही, तो ये लोग साधारण जीवन जीते हैं गांव के। आजकल तो खैर यहां भी साधारण लोग नहीं बैठे,
चलो, किंतु रीति रिवाजों से बंधे हुए होते हैं, रीति रिवाज से ज्यादा मानते हैं गांव में, शहरों में कोई नहीं मानता। अंधविश्वास भी बहुत होता है गांव के अंदर, भूत आ गए इस पे, दिमाग का इलाज करा नहीं, भूत भगत जी को दिखा लाओ, तो वो वाला अंधविश्वास भी बहुत चलता है। संस्कारों से बंधे हुए होते हैं, अरे सिराना दे दे, ताऊ है तेरा, तू आयतन को बैठा रहा इसे, मतलब वो वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ संस्कारों से पैर नहीं छुए, नमस्ते नहीं करी, नमस्ते नहीं करोगे सुबह को तो किसी को मान लो आपको बड़े मिल गए तो ऐसे देखेगा वहां घूर के, अरे बड़ा बेकार लड़का। चलो, तो इस तरीके से बड़े अच्छे मतलब अब तो कोई नहीं टोकते, पर पहले तो बहुत ही टोकते थे, वही नमस्ते भी नहीं करता तू है। चलो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अब क्या है, अब थोड़े से शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहरों में तो नमस्ते कर ली ना तो वो यूं देखेगा, यार इसने नमस्ते क्यों करी मुझसे। गांव में नहीं करी तो शक देखेगा, शक की निगाह से, और शहरों में किसी ने कर ली तो सोचेगा मुझे जाने तभी करिए, पर मैं नहीं जानता, इसका मतलब मैं बड़ा फेमस आदमी हूं यहाँ। चलो, तो परिवहन, परिवहन का क्या है, आधुनिक साधन, आधुनिक साधन शहरों में होते हैं, बस भी होती है, ट्रेन भी होती है, हवाई जहाज भी होते हैं। और यहाँ क्या है, परिवहन करने के लिए, परिवहन मतलब वो यात्रा करने के लिए, तो यहाँ परंपरागत साधन, रेहड़ा, बुग्गी, परंपरागत साधन जो बड़े बूढ़ों ने दिए, उनसे ट्रैक्टर, अपने कृषि वाले साधनों से ही चल देते हैं, जुगाड़, जुगाड़ तो जुगाड़ ही है। चलो आगे, स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब हेल्थ वाली सुविधाएं, फैसिलिटी कैसी है, शहरों में तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। और यहाँ पर क्या है, समय समय पर योजनाओं के भरोसे सरकार कुछ योजना लाएगी, डॉक्टरों को भेजेगी, चौपाल पे बैठेंगे, चलो जी दिखाओ, आंखों को फ्री में दिखा लो, फ्री की योजना आई है तो दिखा लेंगे। रूटीन चेकअप को तो कोई जानता ही नहीं गाँवों में कि रूटीन चेकअप ये क्यों करवाए, अरे नहीं जाते इस रूटीन चेकअप को, डॉक्टर के पास जाएंगे एक आध बीमारी निकाल ही देगा, वो तो उसका काम है, ऐसे सोचते हैं गांव वाले तो, ठीक है। और शहरों में हर साल रूटीन चेकअप चलेगा, बीपी कितना चल रहा, शुगर कितनी चल रही है, और ये कितना हार्ट अटैक कितने दिन में आएगा, शहरों में तो ऐसे चेक करवाते हैं, बताओ, ठीक है। तो ये सब, और गाँव में तो सरकार ने योजना दे दी तो चेक करवा लेंगे, नहीं तो जाओ भाड़ में, डॉक्टर अपनी रहा और हम अपनी। रोजगार की संभावना उद्योगों में अधिक रहेगी, इंडस्ट्री, मजदूर वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो यहीं पड़ेगी, शहरों में पड़ेगी, ठीक है। इंडस्ट्री, द्वितीय क्षेत्र, जो किसानों ने दिया, अपने पेड़ों की लकड़ी दी, अरे रुक जा, पेड़ों की लकड़ी दी या कुछ भी दिया, ठीक है, तो उससे चलता है, तो उससे वो फिर इंडस्ट्री में जाएगा, वो कुछ बने, लकड़ी की माचिस की तिल्ली बने, तो उद्योग ही तो बना रहा है वो, तो वहां पर वो शहरों में लगे हुए हैं, गाँव में तो नहीं लग रहा कोई उद्योग, ठीक है। तो वहां पर शहरों में ज्यादा उद्योग होते हैं, तो वहां पर लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वही कृषि पशुपालन, अब कितने लोगों को कृषि झेलेगी, ये तो है नहीं। मेरे बाप भी उसमें ही कर रहे थे, अब बाप के 4 हो गए तो चारों भी वही खेत है, और चारन के और 4 हो जाएंगे तो और 16 हो गए उसी खेत में, तो कुछ अन्य तो निकलना पड़ेगा ना धरती से। तो इस तरीके से ये बात है। चलो आगे आ जाओ, शिक्षा उच्च होती है किसकी, शहरों की, गुणवत्तापूर्ण होती है, और यहाँ निम्न शिक्षा होती है, प्राइमरी स्कूल मुश्किल से मिलते हैं सरकारी, ठीक है, या फिर 2-4 गांवों का एक खोल दिया, ठीक सही, वो भी, और सीमित संसाधन है, ठीक है। शहरों में प्राइवेट स्कूल तरह तरह के खुलेंगे, चलो चलेगी आगे। संचार माध्यम अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं शहरों में, तो इंटरनेट अच्छा आएगा, वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी आएगी, लेकिन यहाँ पर सीमित होते हैं गांव में, बड़े लिमिटेड से, कि उसका नेट अच्छा चलता, चलो वही वाली सिम खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से आप मान सकते हो। प्रकृति, प्रकृति से दूर होते हैं शहरी लोग, गांव के लोग जुड़े हुए होते हैं, अच्छी अच्छी हवा खाते हैं, और शहरी लोग प्रदूषण खाते हैं। तो कहीं ना कहीं गांव कहीं ना कहीं तो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो ये पिज्जा बर्गर खाते हैं, गांव के लोग अच्छा खाना खाते हैं जो प्रकृति ने दिया है। ये चिकन खाते हैं, मतलब मांस मछली खाते हैं, और वो जो प्रकृति ने दिया है उसको खाते हैं। चलिए, तो ये सब गांव का इस तरीके से चलता है। अब डिजिटलीकरण तीव्र गति से होता है शहरों में, गांव में निम्न गति से। अब आपने देखा कि भाई इस हिसाब से आधुनिक संसाधन भी नहीं है वहां विचारों के लिए,
ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है स्वास्थ्य की, तो फिर जो है गांवों को उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि गांव तो बहुत पीछे चल रहे हैं। अंधविश्वास तो बहुत बुरी चीज है, और गांव में तो एक और होता कि कोई ऊपर उठ रहा, नौकरी लग गया, अरे कैसे लग गया, टांग खींचने की एक आदत होती है, ये भी तो ये शहरों में नहीं होती, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है। पर गाँव में दिखाएंगे ऐसे मैं तेरे साथ हूँ, और बाद में ऐसे कि पता नहीं तू कौन और मैं कौन, चलो वो चलता रहता है। तो वो सब क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा चलता है। चिड़न भी वहीं होती है जहां प्यार होता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इन सबको देखते हुए सरकारों ने तुलना की और सब देखा कि भाई गांव में तो बहुत जरूरत है अभी विकास की, सब चीजों में जरूरत है विकास की। जब विकास की जरूरत है तो अब क्या बोला, गांव और शहरों के इस अंतर को पाटने के लिए समय समय पर तरह तरह के सामाजिक समावेशन किए गए। सामाजिक समावेशन की जरूरत पड़ती है, तो मतलब सरकारों ने अब तक भी किए हैं सामाजिक समावेशन, और अब आगे भी करेगी, और आगे भी योजनाएं बनती रहती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है सामाजिक समावेशन? बड़ा मुश्किल सा वर्ड बोल दिया जी आपने, उसको आसान करने के लिए मैंने लिख दिया कि सामाजिक समावेशन, क्योंकि एक एक शब्द का मतलब आपको समझना पड़ेगा। भाई ग्रामीण समाज और समावेशन पूरा नाम ही है चैप्टर का, तो फिर ये सब चीजें तो जाननी ही पड़ेंगी। अब सामाजिक समावेशन क्या होता है? क्या मजदूर वर्ग, क्या जाति, क्या धर्म, कुछ नहीं। समावेशन का मतलब है सिर्फ एक, कि समाज का अंतिम व्यक्ति। अंतिम व्यक्ति कौन होता है? कि कुछ तो सिफारिश लगा के ले लेंगे, कुछ भाग दौड़ के ले लेंगे, मजबूत है भागने दौड़ने में, और समाज का अंतिम व्यक्ति कमजोर तबके का, जिसको हर कोई दबा देता है, वो है अंतिम व्यक्ति। जो सबसे पीछे रह गया है चीजों को लेने में, वो है अंतिम व्यक्ति। तो समाज का अंतिम व्यक्ति तक सेवा का लाभ पहुंचना, मतलब जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, तो कोई तो खड़ा होएगा पीछे, या ऐसा है ही नहीं, नहीं पीछे तो कोई लाइन में है ही नहीं, लाइन लग रही है, लाइन में पीछे नहीं है कोई भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो जो अंतिम व्यक्ति लाइन में है, ठीक है, लाइन का मतलब समझ गए ना, जिसको सब साइड कर देते हैं, जिसको कोई नहीं लेने दे रहा योजनाओं का लाभ, उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचना, वही समावेशन कहलाता है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच जाए। सर किसका लाभ? कोई भी सरकार की योजना आई कि भाई ये सब लोगों के लिए है, और वो सब तक पहुंच गई, तो है समावेशन। जैसे अब बोलते हैं कि हर किसी को 500 रुपए सरकार ने भेजे लॉकडाउन के दौरान, और सरकार कहती है कि हर किसी के खाते में 500 पहुंच भी गए, और मानते हैं चलो हम पहुंच गए, तो हम कहेंगे ये समावेशन हो गया, ठीक है, कि सबके खाते, किसी को 600 नहीं मिले, पहले तो ऐसा हो जाता था, जिसका जुगाड़ पानी है वो डीलर से ले लेगा, मुझे तू दे दे 2-4 हजार, उसे थोड़े से कम दे लीजिए, ठीक है। तो किसी पे 100 पहुंचे, किसी पे 150 पहुंचे, अब खाते में जा रहे हैं, थोड़ा समावेशन अच्छा हुआ। बात समझ में आ रही है? जिसके लिए हमें साधन, अब इसके लिए हमें साधन चाहिए, जैसे 500 रुपए पहुंचाने, सबका बैंक होने चाहिए हमारे पास, उस साधन, मतलब लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए साधन चाहिए। साधन का मतलब बैंक चाहिए, संसाधन चाहिए, बैंक में नोट चाहिए या कर्मचारी चाहिए, संसाधन हो गया एक प्रकार से, और संस्थाएं चाहिए जो बनाएंगी, कैसे व्यवस्था बनेगी, तो वो संस्थाएं मैं आपको बताऊंगा कि क्या बनाई हैं। योजनाएं चाहिए सरकार की, जैसे जनधन योजना थी उस टाइप की, तो आदि की जरूरत पड़ती ही है। इस सबको समावेशन के लिए इन 4 चीजों की जरूरत जरूर पड़ती है। तो अब देखिए, साधन संसाधन की तो हमें कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन ये 2 चीज तो जरूर पढ़नी पड़ेंगी। संस्थाएं कौन सी हैं? तो संस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे, और योजनाएं कौन सी हैं? तो योजना भी हम पढ़ेंगे, जो गांवों के लिए सरकार ने तरह तरह की चलाई हैं, वो तो जरूर पूछी जाती हैं, तो उनको हम एक अलग सेशन लेंगे पूरी तरह योजनाओं का, गांवों से जुड़ी योजनाओं का, ठीक है। तो पहले हम संस्था कवर करेंगे अगले वीडियो में। संस्था भी 2 तरह की होती हैं, एक प्रशासनिक संस्था और एक स्थानीय स्वशासन संस्था। अब ये प्रशासनिक संस्था क्या है? जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन को होती है। प्रशासनिक संस्था जैसे राजस्व का कोई बंटवारा करना है, कुछ करना है, राजस्व से जुड़े कोई मामला है, कोई विवाद है,
तो उसको हम आपस में तो नहीं सुलझा सकते, गांव का प्रधान तो नहीं सुलझा सकता। जमीन पर लठ बाज गया किसी का तो गांव के प्रधान ही धो देगा, कोई ठीक सा हुआ तो भाई वो तो नहीं सुलझा पाएगा। फिर न्यायिक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, कुछ सरकार का हस्तक्षेप जरूरत पड़ता है, तो उसको बोलते हैं प्रशासनिक संस्था। और कुछ ऐसे होते हैं मामले कि गांव की नाली बनवानी है या हमारे गांव का, हमारे घर के आगे का खड़ंजा उखड़ गया है, तो इसके लिए तो ऐसे है नहीं कि हर बार डीएम को एप्लीकेशन लगाने जाएगा कि जी हमारे गांव का खड़ंजा बेकार है, नाली बनवानी है, नाली साफ ही नहीं हो रही है जी, तो हर बात के लिए डीएम पे जाएगा क्या? हर गांव का आदमी पहुंच नहीं सकता, कई तो कमरे के बाहर से उल्टे भगी आएंगे, तो वो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए स्थानीय स्वशासन की भी जरूरत पड़ती है योजनाओं को पहुंचाने के लिए। मुझे नहीं मिले जी 500, इसकी शिकायत डीएम से थोड़ी करेंगे, अपने गांव के प्रधान से करेंगे। वही आता है इसमें स्थानीय स्वशासन में, गांव का प्रधान। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें होती हैं। आज आपने ग्रामीण समाज को समझा कि क्या होता है और उससे जुड़े विकास के मुद्दे देखे कि हमें बहुत जगह विकास की जरूरत है। यही तो सब टॉपिक था। और दोस्तों जरूर शेयर करना। साथ में एक बात बता दूं कि रोजगार विद अंकित एक टेलीग्राम चैनल है, रोजगार विद अंकित लिख देना, जो यूट्यूब चैनल है वही, आप टेलीग्राम डाउनलोड करना मोबाइल में, उस पर लिखना रोजगार विद अंकित, बिल्कुल आएगा। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही ग्रुप है, ज्वाइन कर जाना। वहां 24-25 हजार लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, आजा भाई। तो उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनी हुई, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और लिख लोगे तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बाकी वहां मिल जाएगी और पहली भी मिल जाएंगी इससे। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।